नमस्कार, मैं हूं अंजू पंकज। पड़ोसी देश पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। कई तरह के वीडियो सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहे हैं जिनमें लोग एक एक किलो आटे के लिए लाइनों में खड़े हैं और 250 से 300 रुपए किलो के हिसाब से आटा मिल रहा है। आलू, प्याज, टमाटर जो बुनियादी जरूरत की चीजें हैं वो भी बहुत महंगे में बिक रही हैं। पीओके में लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ आजकल कटोराबाज बने हुए हैं। कभी भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं, तो कभी अपनी बातों से ही पलट जाते हैं। पाकिस्तान के ये हालात दरअसल किस दिशा में जा रहे हैं, वहां पर आने वाले वक्त में क्या हो सकता है और ऐसे हालात वहां पर पैदा ही क्यों हुए, कौन इनके लिए जिम्मेदार है, इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ इस वक्त लंदन से मौजूद हैं ह्यूमन राइट्स एंड सोशल मीडिया एक्टिविस्ट आरिफ अजाकिया साहब। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग और नमस्कार टू एवरीवन। इट्स एन ऑनर टू बी ऑन योर चैनल मैम। मेरे लिए भी बहुत खुशी की बात है कि मैं बहुत लंबे अरसे से चाह रही थी कि आप मेरे चैनल पर आए, मेरे दर्शकों के सामने भी बातें रखें, मैं आपसे पाकिस्तान के बारे में समझूं, वहां की राजनीति के बारे में समझूं। लेकिन आज मुझे खुशी है कि वो दिन आ गया जब मैंने आपको पकड़ लिया। मुझे कल मैं पुराने मैसेज चेक कर रहा था, उसमें मुझे आपका मैसेज नजर आया। मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई कि मैंने कहा कि इतने अरसे से आप मुझे कह रही हैं और कोई ना कोई ऐसी अड़चन आ जाती है, लेकिन आई एम हैप्पी कि आई एम हियर टुडे। कोई बात नहीं सर, आप बहुत बिजी रहते हैं इसलिए ऐसा हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपसे सबसे पहले यही जानना चाह रही हूँ, पाकिस्तान में ये क्या हो गया है, आटे के लिए हर जगह हाहाकार मचा हुआ है। अरे, और ये एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी है। हम लोग हमेशा फख्र करते थे कि हम गंदुम में दुनिया में इतने नंबर पे हैं, इतने नंबर पे हैं। आज हालत ये है, और इसकी एक ही जिम्मेदारी है, वो है शुरू से इन्होंने भारत दुश्मनी, हिंदू से नफरत, ऐसी चीजों में पड़े रहे। बजाय इसके कि 140 करोड़ की मार्केट आपके बगल में है, आप उनके साथ दोस्ताना ताल्लुक रखते, आप एक्सेप्ट करते कि आपकी वो ओरिजिन है, आपका डीएनए वो है, आप उधर से आए हो। हम नहीं कहते कि आप अपना धर्म छोड़ दें और वापस हिंदू हो जाएं, नहीं, लेकिन बराबरी की बुनियाद पे आप कम से कम दोस्ताना ताल्लुक रखते। आपने शुरू से रखा कि पाकिस्तान से टेररिस्ट भेजेंगे, भारत में टेररिज्म कराएंगे। भारत का आपने क्या बिगाड़ लिया? आज भारत दुनिया में कहाँ कहाँ पहुंच गया है, और आप हो के धंसे जा रहे हो। भारत के 600 बिलियन डॉलर के रिजर्व्स हैं और पाकिस्तान के 4 बिलियन डॉलर रिजर्व हैं। मतलब कुछ तो इनको शर्म और हया हो। मैं आज का एक वाक्य आपको दोहराऊंगा, आप हैरान रह जाएंगे कि ये कितना हिपोक्रेटिक कंट्री है। कुरान की बेहुरमती होती है हॉलैंड में। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ट्वीट करते हैं कि ये शर्म की बात है, आपने कुरान की बेहुरमती की, यह एक्सेप्टेबल नहीं है। और आज सुबह मालाकंड पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की नाक के नीचे एक हिंदू मंदिर को जाके तोड़ फोड़ की, भगवान की मूर्तियां तोड़ी गई, उस पे एक लफ्ज नहीं बोल रहे जो उनकी अपनी ज्यूरिसडिक्शन में हो रहा है। ये है पाकिस्तान में। और आप सोचिए कि अभी कुछ दिन पहले, पिछले हफ्ते ही कितने भारत के प्रति अपने प्यार को दिखा रहे थे। यही पीएम शहबाज शरीफ कह रहे थे कि 3-3 युद्ध लड़े हैं भारत के साथ, अब हमको सबक मिल गया है, भारत बातचीत करे, हम हर मुद्दे पर बात करने को तैयार है। तो वो डर के मारे बोल रहे थे या किस लिए बोल रहे थे? इतना हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? देखिए, ये जो शरीफ फैमिली है ना, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, ये लोग बिजनेसमैन हैं। इनको पता है कि भारत से अच्छे ताल्लुकात से पाकिस्तान का भला होगा, पाकिस्तान का बिजनेस फलेगा फूलेगा। एक मिसाल है कि आप एक पंखा पाकिस्तान में बनाते हैं, आपके पास 140 करोड़ लोगों की मार्केट है, आपका पंखा पूरे भारत में बिकेगा। इस तरह छोटी सी मिसाल मैंने दी है। तो नवाज शरीफ भी जब प्राइम मिनिस्टर थे ना 2016-2017 में, तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से बैकडोर में रिक्वेस्ट भेजी थी कि आप हमारे साथ कुछ ताल्लुकात बेहतर बनाएं। तो नरेंद्र मोदी जी यूरोप से वापस भारत जाते हुए अपना प्लेन उन्होंने लाहौर में उतारा, और लाहौर, इस्लामाबाद नहीं गए, लाहौर में नवाज शरीफ की अपनी प्राइवेट रेसिडेंस पे गए और मुलाकात की। तो पाकिस्तान आर्मी तो ये चाहती नहीं। अगर पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात बेहतर हो जाएं तो फिर आर्मी का रोल क्या? आर्मी तो खत्म, क्योंकि भारत दुश्मनी पे तो इनका सारा चूरन बिकता है। तो पाकिस्तान आर्मी ने नारा लगवा दिया
कि जो मोदी का यार है गद्दार है, गद्दार है। तो ये शरीफ फैमिली की हिस्ट्री रही है। अब वापस शहबाज शरीफ जब पाकिस्तान की हालत से बिल्कुल ही तंग आ गए कि यार अब तो कुछ भी नहीं हो रहा, यहाँ पे तो आटा तक नहीं है, पेट्रोल, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, पानी कुछ भी नहीं है, क्यों ना हम इतनी बड़ी मार्केट को वापस हाथ में लें। तो उन्होंने ये बयान दे दिया। फिर उनका सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया, उनको जीएच को बुलाया गया, उन्होंने कहा कि भाई साहब अगर भारत से दोस्ती हो गई तो हम आर्मी का क्या करेंगे, हमारा और कोई दुश्मन तो है नहीं, हमें एक दुश्मन चाहिए, तो कीप दिस आर्मी। तो आपने ये कैसे बोल दिया? तो शहबाज शरीफ आए फिर, और उन्होंने कहा कि नहीं, हम भारत से बातचीत उस वक्त करेंगे जब आर्टिकल 370 का ऑब्रोगेशन खत्म किया जाएगा। तो ये शरीफ फैमिली की अंदरूनी ख्वाहिश जरूर है, और पाकिस्तान के हर बिजनेसमैन की ख्वाहिश है कि हमारे बगल में इतनी बड़ी मार्केट है, हम एक जबान बोलते हैं, एक हमारी कल्चर है, एक हमारी हिस्ट्री है। ये लाहौर जो है वो भगवान राम के बेटे के नाम पे शहर है, ये पूरा भारत हुआ करता था। इसमें आप जितना भी नीचे खोदेंगे आपको भारत ही मिलेगा। तो ये बिल्कुल। बिजनेसमैनों की ख्वाहिश तो जरूर है कि भारत के साथ ताल्लुकात अच्छे रहे, लेकिन आर्मी हमारी जो कि एक्चुअल रूलर ऑफ पाकिस्तान है वो नहीं चाहती कि भारत के साथ कभी भी अच्छे ताल्लुकात हों। लेकिन फिर जो इमरान खान थे जब उनको हटाया गया, उसके बाद ये सरकार आई, तो हालात तो बदले ही नहीं, बद से बदतर होते चले गए। तो फिर वहां की आवाम को क्या मिला? देखिए, हालात तो बदल कोई भी नहीं सकता। किसी के पास भी अलादीन का चिराग नहीं है कि वो घिसेगा, जिन आएगा मामला ठीक कर देगा। आपने 268 बिलियन डॉलर का कर्जा ले रखा है, और कर्जा वापस करने की, मैं मगर मैं गाड़ी लेनी है, मैं बैंक से कर्जा लेता हूँ, तो मैं बैंक को दिखाऊंगा कि मेरे पास ये रिसोर्सेज हैं, मेरी इनकम इतनी है, मैं इतनी किस्त आपको दे दूंगा। लेकिन फिर मैंने 4 और बैंकों से कर्जा लेके सबको वही पेपर दिखा के, अब मैं सबका कर्जा कैसे वापस करूं? मेरी इनकम है 1,000 रुपया, मैं उसमें से 500 रुपया एक बैंक को दूंगा तो बाकी बैंकों का क्या? पाकिस्तान ने चाइना, सऊदी अरब, इमारात, पता नहीं कहाँ कहाँ से अलग कर्जा उठाया है, फिर इंटरनेशनल बैंक से, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, दुबई इस्लामिक बैंक, पता नहीं किस किस बैंक से कर्जा लिया हुआ है। वापस कहाँ से करोगे? आपका रिसोर्सिस तो है नहीं। जो थोड़ा बहुत पाकिस्तान का इनकम थी वो भी आजकल, टेक्सटाइल मिल्स है ना, 80% बंद हो गई हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनीज 80 to 90% बंद हो गई हैं। जो जरूरत की दवाइयां हैं जरूरी, वो भी नहीं मिल रही। आपके पास फूड ग्रेन्स है नहीं, आपके पास गैस, इलेक्ट्रिसिटी और पेट्रोल नहीं है। तो आप ये सब अपना पहिया कैसे चलाओगे इकोनॉमी का, कि जिससे कि आपको भर दें आपका किस्तें? देखें मैम, एक तो कर्जा है कंट्रीज से, कि आपने मुख्तलिफ कंट्रीज से लिया, एक है बैंकों से। कंट्रीज से कर्जा है ना, उसका तो प्राइम मिनिस्टर जाता है। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें शहबाज शरीफ कह रहा था कि मैं इमारात गया क्योंकि हमें $2 बिलियन उनको जनवरी के फर्स्ट वीक में देने थे। मैं अबू धाबी में प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जैद बिन सुल्तान अल नहयान के पास गया। मैंने उनसे कहा कि आप मेरे बड़े भाई हैं, आपके सामने मैं शर्म से झुका जा रहा हूं, लेकिन हम आपके $2 बिलियन अभी नहीं दे सकते। तो उसने कहा कोई बात नहीं, आप मेरे भाई हो और आप बाद में दे देना, हम रोल ओवर कर लेते हैं। तो उसने फिर शहबाज शरीफ खुद कह रहा है, मैंने वो वीडियो देखी, कि मैं सोच के गया था कि मैं इनसे और कर्जा नहीं मांगूंगा, लेकिन फिर मैंने हिम्मत की और सर झुका के कहा कि सर आप मेरे बड़े भाई हैं, आप हमें $1 बिलियन और दे दें। तो उसने कहा ठीक है, आप आए हैं, मैं आपका मान रखता हूँ, $1 बिलियन दे दिया। एक तो आपने कंट्रीज से लोन लिया है, उनकी जो वापसी का टाइम आता है तो आप जाके पांव पकड़ के या शेख माफ कर दो ये वो। अब आता है बैंकों का। बैंक, आपको पता है कि आपने कहीं से गाड़ी ली है, किस्त नहीं दी, घर पर पहुंच जाते हैं, बिल्कुल। क्योंकि किस्तें आपने देनी है। पाकिस्तान को 8 मार्च तक, 31 मार्च तक $8 बिलियन बैंकों को खाली वापस करने हैं। कहां से करोगे? आपके पास तो है नहीं। $4 बिलियन का आपका रह गया रिजर्व, वो भी आप यूं समझ लें कि उसमें 3 बिलियन इमारात का है, 3 बिलियन सऊदी अरब का है, 2 बिलियन चाइना का है। वो रखने के लिए दिया था कि खर्चा नहीं करोगे इसको। उसमें से भी 8 में से 4 बिलियन खा चुके हैं। दूसरा ये है कि एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बैलेंस होता है हर कंट्री का। बिल्कुल। क्या आप जितना माल इंपोर्ट करते हो, सपोज आप 1 लाख रुपए का माल इंपोर्ट करते हो, और आप अगर 1.5 लाख का एक्सपोर्ट करते हो ना, तो आप फायदे में हो कि 50,000 का फॉरेन रिजर्व आपका बचता है। लेकिन अगर आप लाख का एक्सपोर्ट करके
डेढ़ लाख का इंपोर्ट करते हो तो आप 50,000 माइनस में जाते हो, आपको वो $50,000 देने हैं। पाकिस्तान का ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट डेफिसिट है ना, वो 100 का 300 है। 300 का इंपोर्ट होता है तो 100 का एक्सपोर्ट हो रहा है। यानी आप समझ लें कि अगर हम $1 बिलियन का माल एक्सपोर्ट करते हैं तो 3 बिलियन का इंपोर्ट इम्पोर्ट कर। करते हैं। तो पाकिस्तान को ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डेफिसिट पूरा करने के लिए 31 मार्च तक पाकिस्तान को $5 बिलियन ये चाहिए। $8 बिलियन की बैंकों की किस्तें हैं, कंट्रीज की किस्तें तो आपने पांव पकड़ के माफ करवा ली, मतलब रोल बैंकों का ओवर। क्या करेंगे? तो कहां से आप ये सब करोगे, आपका इनकम का तो कोई रिसोर्सेज है नहीं। तो पाकिस्तान अपने जो इसका कहते हैं ना कि लॉजिकल कंक्लूजन है उसकी तरफ जा रहा है। तो मतलब शहबाज जो है कटोराबाज ही बनकर रह गए। इमरान खान भी इसी तरह से लोन फंड मांगने के लिए दुनिया के चक्कर लगाते थे। कोई कुछ नहीं कर सकता। मैंने आपको बताया ना कि आपको मैंने बता दिया कि पाकिस्तान में इनकम ही नहीं है। जब आपकी इनकम नहीं है तो आप कहां से भरोगे। और पाकिस्तान बिल्कुल इस काबिल नहीं है। अब एक चीज नजर आ रही है कि अभी इन्होंने 156 कंटेनर भेजे हैं हथियारों के यूक्रेन। इसका मतलब अमेरिका के कहने पे भेजे हैं ना, क्योंकि यूक्रेन की वार तो अमेरिका लड़ रहा है। बिल्कुल। तो आप उस जंग में कूद रहे हो जैसे आप 79 में अफगानिस्तान की जंग में कूदे थे। उससे आपको शायद थोड़ा फायदा हो जाए कि अमेरिका अपने बैंकों को कहे, IMF वर्ल्ड बैंक को, कि चल भाई थोड़ा रुक जा, होला हाथ रख। लेकिन ये सब आप समझ जानते हैं ना कि एक मरीज है, इस हॉस्पिटल में लेटा हुआ है, उसका एंड आ गया है। अब डॉक्टरों को पता है कि हम इसको बचा नहीं सकते, लेकिन फिर आर्टिफिशियल तरीके से धक्के मार के करके कुछ ना कुछ करके उसको जिंदा रखा हुआ जिंदा है। रखो। पाकिस्तान सिचुएशन, पाकिस्तान के पास कोई इनकम रिसोर्सेज नहीं है। मार्शल लॉ लाने का पूरा चांस है, क्योंकि अब आखिरी रास्ता ये रह गया है कि मार्शल लॉ आएगा। लेकिन मार्शल लॉ आके भी उनकी इनकम कहां से होगी। तो सिचुएशन बहुत डेंजरस है पाकिस्तान की। लेकिन फिर आप ये देखिए, जो फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो, अभी उनका कल का ही बयान था, यूक्रेन और कश्मीर को दोनों का मुकाबला कर रहे थे, तो शायद वहीं से उन्हें वो आइडिया आया होगा। लेकिन इस तरह की स्टेटमेंट्स देते हैं पीएम मोदी को लेकर, जबकि वो जानते हैं कि पीएम मोदी की ही कूटनीति, डिप्लोमेटिक उनका हुनर है, कि आज पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया है पूरी दुनिया में। एग्जैक्टली exactly. ये बिलावल भुट्टो है ना, वो तो सिर्फ एक काम पे लगा हुआ है कि जितना मैं आर्मी के बूट चाट लूं तो मेरा शायद अगले प्राइम मिनिस्टर बनने का चांस आ जाए, क्योंकि पाकिस्तान में इलेक्शन आर्मी जितवाती है। बिल्कुल। आपको पहले से पाकिस्तान में सबको पता होता है कि कौन अगला प्राइम मिनिस्टर होगा। कम से कम 150 ऐसे लोटे हैं, लोटे हम कहते हैं उन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को जो अपना चेंज करते रहते हैं, पार्टी चेंज थाली के करते रहते बैंगन। हैं। हाँ, तो 150 ऐसे इलेक्टेबल्स हैं जिनको पता है कि हम सीटें जीतेंगे। वो इलेक्शन से पहले आर्मी से पूछते हैं। जैसे ये फवाद चौधरी है, ये फवाद चौधरी पहले पीपल्स पार्टी में था, लास्ट इलेक्शन से पहले गया, आर्मी से पूछा माई बाप किसको जितवा रहे हैं, उन्होंने कहा इमरान खान को, ठक PTI में आ गए। शाह महमूद कुरैशी, शाह महमूद कुरैशी का बाप जियाउल हक का गवर्नर पंजाब था, और फिर ये पीपल्स पार्टी में गया, पीपल्स पार्टी का फॉरेन मिनिस्टर रहा है, फिर ये इमरान खान के पास आ गया। अब अगले इलेक्शन आने वाले हैं, उससे पहले आर्मी से पूछेंगे माई बाप किसको जितवाना है, वो कहेंगे फला पार्टी, वो उसमें चले जाएंगे। तो बिलावल भुट्टो इस वक्त कोशिश कर रहा है कि आर्मी अगला इलेक्शन हमें जितवा दे और मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं। जब भी इसने अभी UN में एक मीटिंग हुई थी पिछले महीने, उसमें भी मोदी बुचर ऑफ गुजरात और इस टाइप की लैंग्वेज इस्तेमाल की थी, क्योंकि पाकिस्तान में आपको सरवाइव करना है ना, तो आप इंडिया को, हिंदुओं को, मोदी को गालियां दो, आप आर्मी की गुड बुक्स में रहोगे। इमरान खान ने आता ही क्या किया था, जैसे ही प्राइम मिनिस्टर बना था वो 24 घंटे भारत 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 की माला जपता रहता था। तो ये पाकिस्तान में सर्वाइवल का ओनली रास्ता है पॉलिटिक्स में, कि आप मोदी को गालियां दें, भारत को गालियां दें, आपको आर्मी जिंदा रखेगी। जहां इमरान खान ने कह दिया कि इंडिया में तो आर्मी बिल्कुल इंटरफियर नहीं करती, इंडिया की एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, चल भाई इमरान खान का बोरिया बिस्तरा बंद, निकल ले, अब तेरी जरूरत नहीं है। क्योंकि आप इंडिया को अच्छा कह ही नहीं सकते, आप मोदी को अच्छा कह ही नहीं सकते। आपका अपना प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ कहता है कि हमें तो दुनिया भिखारी की नजर से देखती है। अब परसों तरसों एक इंटरव्यू में कह रहे थे कि हम IMF के पास गए, उन्होंने कहा हम आपको पैसे नहीं देते, तो हम बिल्कुल बेबस हो गए। तो उन्होंने फिर हमसे पता नहीं कहाँ कहाँ अंगूठे लगवा लिए।
ये है पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर। एक है भारत का प्राइम मिनिस्टर, जो कहीं जाता है तो गले लगा लगा के वहां का प्रेसिडेंट ऐसे मिलता है जैसे कोई भाई आ गया है। बिल्कुल। भारत की ट्रेड डील दुबई इमारात से अलग हो रही है, सऊदीया से अलग हो रही है, इंग्लैंड से अलग हो रही है, यूरोपियन यूनियन से अलग हो रही है, अमेरिका से अलग हो रही है, जापान से अलग हो रही है, ऑस्ट्रेलिया से, दुनिया भर से ट्रेड डील हो रही है। पाकिस्तान दुनिया भर से डोनर्स कॉन्फ्रेंस करता है जिनीवा में, पूरी दुनिया को बुला के कटोरा लेके बैठ जाता है पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर के, प्लीज थोड़ी भीख दे दो, थोड़ी भीख दे दो। दिस इज द बेसिक डिफरेंस, बिलावल को ये समझना होगा। बिल्कुल। और सर, आपको लगता है कि 2014 के बाद, जब से पीएम मोदी आए हैं, उसके बाद से पाकिस्तान की हालत हर दिन खराब होती चलेगी, और यही वजह है कि आज वो बिल्कुल अलग थलग पड़ गया, कोई मदद को सामने आने को तैयार नहीं है? चाइना के साथ जो दोस्ती गांठ रखी है, उसमें भी नहीं लगता है कि अब चाइना मदद करने को तैयार होगा पाकिस्तान की? देखें, चाइना पाकिस्तान को भीख दे रहा है, जबकि भारत के साथ ये सिचुएशन है कि 100, मुझे सही से फिगर याद नहीं, 130 बिलियन डॉलर का भारत चाइना का ट्रेड है। उसमें से 18 बिलियन डॉलर की भारत सामान भेजता है, और चाइना पाक भारत को एक्सपोर्ट करता है 100 और कुछ बिलियन डॉलर। इतना बड़ा फर्क है। आप खुद एक आम आदमी सोचे कि क्या चाइना अपनी 100 बिलियन डॉलर से ज्यादा की मार्केट को नुकसान पहुंचाएगा? चाइना के लिए भारत बहुत जरूरी है। चाइना को पता है कि मेरा अमेरिका से पंगा चल रहा है, कल को मेरी अमेरिका से जंग होगी तो चाइना को अच्छी तरह पता है कि पाकिस्तान किसका एजेंट है। पाकिस्तान अमेरिका का एजेंट है। पाकिस्तान बनाया ही अमेरिका और इंग्लैंड ने था। पाकिस्तान अमेरिका की जरूरत है। रशिया यूक्रेन वार है, अमेरिका को इस पूरे रीजन में आप नजर उठा कर देख लें, आपको एक पोर्ट मिलेगी, कराची पोर्ट, जहां पे अमेरिका की लॉजिस्टिक आ सकती है। यही चीज हमने अफगानिस्तान वार में देखी कि पाकिस्तान का किरदार अमेरिका के लिए बहुत जरूरी था। ईरान पाकिस्तान के बगल में है, अमेरिका की उससे दुश्मनी है। इसराइल पर तोल रहा है ईरान पे हमला करने के लिए। कौन है यहाँ पे इनका लाए? पाकिस्तान। तो चाइना को पता है कि पाकिस्तान अमेरिका की मर्जी के बगैर कुछ नहीं कर सकता। कल को मेरी चाइना और अमेरिका की जंग होती है, पाकिस्तान अमेरिका के साथ खड़ा होगा। चाइना ने अभी डोनर्स कॉन्फ्रेंस में 100 मिलियन डॉलर खाली अनाउंस किए हैं, दिए भी नहीं है, खाली अनाउंस किए हैं, जबकि सऊदी अरब ने 1 बिलियन डॉलर अनाउंस किया। इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक ने 4 बिलियन डॉलर। चाइना इतना बड़ा मुल्क है, दुनिया का सबसे ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसके पास, खाली 100 मिलियन डॉलर दे रहे हैं। इसलिए कि चाइना पाकिस्तान पे अब भरोसा नहीं करता। चाइना को भारत की जरूरत है। चाइना को पता है कि कल को अमेरिका से मेरा झगड़ा होगा तो भारत हमारे साथ ज्यादती नहीं करेगा। भारत उस जंग में भी न्यूट्रल रहेगा जैसे रशिया यूक्रेन वार में, लेकिन पाकिस्तान अमेरिका के साथ मिल जाएगा। तो इसलिए चाइना को आप अगर जो एलएसी पे छोटी मोटी झड़प होती है ना, उसको किया जाए। ये बिटवीन मोहल्ले में जैसे होता है कि दो बच्चों का झगड़ा हो जाए, कुछ हो जाए, ये वहां पे जो बफर जोन है ना एलएसी पे, ऐसी लैंड जो डिस्प्यूटेड है, जिसपे भारत का भी क्लेम है, चाइना का भी क्लेम है, उसको खाली रखा गया है। तो कभी कोई चाइना का फौजी क्रॉस करके इस तरफ आ जाता है, कभी भारत का, थोड़ा बहुत झगड़ा हो जाता है, डंडों से मार पिटाई हो जाती है, लेकिन चाइना इंडिया का कोई मसला नहीं है। तो चाइना को पता है कि भारत मेरे लिए जरूरी है। इसी तरह पूरी दुनिया को पता है कि भारत आगे की सुपर पावर है। ये बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं, ये बड़े बड़े थिंक टैंक्स कह रहे हैं। तो भारत की जरूरत है सबको। आपने कोविड में देख लिया, कोविड में दुनिया के 56 इस्लामी मुल्क अल्लाह से दुआ कर रहे थे कि या अल्लाह ये काफिर कोई वैक्सीन बना ले। खुद इनमें इतना नहीं है कि एक सुई भी बना सकें। भारत ऐसा कुछ नहीं कर रहा था। भारत के साइंटिस्ट लगे हुए थे कि हम अपनी वैक्सीन जल्दी बनाएं। भारत ने वैक्सीन भी बनाई। वो वैक्सीन आज भी दुनिया फाइजर की वैक्सीन को अब इस वक्त पोल खुल रहे हैं कि फाइजर की वैक्सीन में कितने घपले थे, मॉडर्ना की वैक्सीन में कितने घपले थे। भारत की वैक्सीन पर कोई उंगली नहीं उठा रहा। फिर फाइजर मॉडर्ना की वैक्सीन दुनिया में महंगे दामों में बेची गई, भारत ने मुफ्त में कई मुल्कों को सप्लाई किया। डिफरेंस जिसकी वजह से पूरी दुनिया इस वक्त भारत को अप्रिशिएट कर रही है, पाकिस्तान के साथ कोई नहीं खड़ा। और दूसरा भी, भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने जो स्टेटमेंट दिया था कि भारत तो पूरी दुनिया को ही अपना अपना समझता है, वसुधैव कुटुंबकम की नीति पे चलता है, तो ऐसे में भारत चाहता है कि पाकिस्तान के लोग भी दुखी ना रहे, और पीओके भी। उसके बाद से तो ऐसे लगता है कि पाकिस्तान को और मिर्ची लग गई। उनको लग रहा है कि अब शायद
पीओके जाने वाला है उनके हाथ से? देखें मैम, बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान ने शुरू से आर्मी ने पाकिस्तानियों को शुरू से ये चूरन बेचा है कि भारत हमारा दुश्मन है क्योंकि उसने हमारे कश्मीर पे कब्जा किया हुआ है। ये नैरेटिव आज से 10 साल पहले तक चल रहा था, लेकिन 10 साल बाद की दुनिया बदल गई जब सोशल मीडिया आम हो गया, जब सोशल मीडिया पे सारी चीजें आने लगी, जब एक एक चीज आपकी गवर्नमेंट, एक मिसाल है पाकिस्तान में जो अखबारों में मीडिया में चीजें चलाती थी, अब सोशल मीडिया उसका तोड़ है। सोशल मीडिया असल चीजें बता रहा है। अब क्या हुआ, और दूसरा, भारत में एक ऐसी सरकार आई जिसने तकदीर ही बदल दी भारत की। कश्मीर में आतंक था, भारत की सरकार ने उसको कंट्रोल किया। कश्मीर में आतंक की वजह से कोई टूरिज्म नहीं था, कोई बिजनेस नहीं था, छोटा बिजनेस नहीं था, रोज हड़तालें, रोज आतंक, रोज फिर आर्मी के ऑपरेशन, ये सब चीजें। और कश्मीर में जॉब्स नहीं थी, एजुकेशन नहीं थी। इस सरकार ने कश्मीरी स्टूडेंट्स को पूरे भारत में फैला दिया। हर यूनिवर्सिटी में आपको कश्मीरी स्टूडेंट मिलेगा, उनको एजुकेशन मिल रही है। कश्मीर में डेवलपमेंट वर्क शुरू किया आतंक रोक के, बड़े बड़े हाईवेज बन रहे हैं, रोड्स बन रहे हैं। कश्मीर की प्रोडक्ट्स क्या हैं? अखरोट है, जाफरान है, सेब है, फ्रूट्स हैं। ये सब चीजों की जरूरत होती है कि इमीडिएटली दिल्ली और फिर पूरी मार्केट में फैला दी जाए। एक भारत का आदमी रोज का एक सेब खाएगा तो 140 करोड़ सेब चाहिए। ये कश्मीरियों की समझ में आ गया, भारत में जो कश्मीर है उसकी समझ में आ गया। आज कश्मीरी जॉब कर रहा है, टूरिज्म खुल गया है, रिकॉर्ड टूरिज्म हुआ है 2022 में। आज कश्मीर में बड़े बड़े हाईवेज बन रहे हैं, इंडस्ट्रियल यूनिट्स खुल रहे हैं। कश्मीर की युवा को समझ में आ गया कि ये जिहाद है ना, वो हमारे लिए नुकसान देता, पाकिस्तान ने यहाँ पे फैलाया है। ये सोशल मीडिया के माध्यम से हुआ। हमारे एक दोस्त हैं जयपुर में, वो मुझे अक्सर कहते हैं कि आरिफ भाई, ये सोशल मीडिया है ना, ये भगवान का वरदान है। और वाकई सोशल मीडिया ने, अब आ जाते हैं पीओके की तरफ। पीओके गिलगित बल्तिस्तान के लोग अब तक तो भारत दुश्मनी को एक्सेप्ट कर रहे थे, लेकिन अब सोशल मीडिया पे देखते हैं कि हमारे पास तो पानी नहीं, पूरे पाकिस्तान को पानी कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से जा रहा है, हमारे पास पीने को पानी नहीं। मेरे एक दोस्त हैं मीरपुर के, लंदन में रहते हैं, उन्होंने मुझे अभी पिछले दिनों बताया कि इनके इलाके में बर्फबारी हुई तो औरतों ने वो बर्फ घर पे लेके जमा की बाल्टियों में, और उसमें पानी बनाने के लिए, कि चलो पीने के लिए काम नहीं आएगा, नहाने धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए इसके काम आएगा। दिस इज द सिचुएशन। फिर वहां पे गैस नहीं है, कितनी सर्दी होती है, फिर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, लोड शेडिंग है, और जो मिल भी रही है वो पाकिस्तान में सबसे महंगी मिल रही है। आटे की लाइनें तो आप देख ही रहे हैं। बिल्कुल, तो फिर सोशल मीडिया पे आ रहा है। सोशल मीडिया पे देखता है कि यार वही कश्मीर इंडिया के पास है। फिर मेरे एक दोस्त हैं जिनीवा आते हैं, तो एक दिन मैंने उनसे सवाल किया, वो कश्मीरी पंडित हैं, कि पंडिता साहब आप मुझे बताएं कि भारत एलओसी के इस तरफ के कश्मीर और इस तरफ के कश्मीर में आप क्या फर्क देखते हैं? तो उन्होंने कहा, आरिफ भाई, मैं एक पहाड़ की उस पर खड़ा हो जाऊं ना, और मैं एलओसी के इस तरफ देखूं ना, भारत की तरफ, तो जंगलात ही जंगलात, हरे भरे दरख्त ही दरख्त, और इस तरफ देखो तो चटियल मैदान, सारे दरख्त काट के खा गए, सारे दरख्त, संदल के दरख्त, ये वो। तो कश्मीर का सारा रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट करके पाकिस्तान में पंजाब को भरा जा रहा है। तो आज का पीओके और गिलगित बल्तिस्तान डिमांड कर रहा है ओपनली, कई प्रोटेस्ट है कि हमें भारत के साथ मिलना है, वहां पर तरक्की हो रही है, वहां कश्मीरी खुशहाल है। आज भारत वनडे क्रिकेट खेलता है तो 3 मुसलमान फास्ट बॉलर बॉलिंग करा रहे होते हैं, 2 कश्मीरी होते हैं। आज आप आईपीएल की टीम में देखें तो शाहरुख है, वो इमरान मलिक है, कितने कश्मीरी प्लेयर वहां पे खेल रहे हैं, हैदराबाद के लिए खेल रहे हैं, मुंबई के लिए खेल रहे हैं। ये सब कश्मीरी को आज समझ में आ रही है सोशल मीडिया के माध्यम से कि सिचुएशन इज नॉट व्हाट आर्मी इज शोइंग अस। और आप जो सोशल मीडिया की ताकत की बात कर रहे हैं, आप सोचिए कि मैं आपसे बात कर पा रही हूँ, शायद किसी चैनल पर इतनी लंबी गुफ्तगू पॉसिबल ही ना हो पाए, लेकिन आप लंदन में बैठकर हिंदुस्तान के हालात, पीओके के हालात, पाकिस्तान के इतने अच्छे तरीके से समझा रहे हैं कि लोगों को बड़ी आसानी से बातें समझ में आ रही होंगी। और मैं पीओके की बहुत सारे वीडियोस आज देख रही थी, तो वहां के लोग अब तो जिस तरह सड़कों पर उतरे हुए, वो यही कह रहे हैं कि हमें जो 150 या 200 रुपए किलो आटा मिल रहा है, आप सीमा पार उधर देखो, एलएसी के उस तरफ देखो, तो
भारत में जो कश्मीर है वहां पर कितना कुछ 40 रुपए और 35 रुपए मिल रहा है, तो वो तो रोड खोलने की बात कर रहे हैं, इसलिए सड़क पर बैठे हुए हैं। और ये वाकई शहबाज सरकार के नाक में दम किए हुए हैं इस वक्त। देखिए, बात यह है कि शहबाज सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, या मिलिट्री सरकार है। हम्म। ये सारे फैसले मिलिट्री कर रही है, और मिलिट्री की मर्जी के बगैर तो शहबाज शरीफ हिल भी नहीं सकते। और आपने बिल्कुल सही कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से, देखें, मेरी अपनी रीडिंग है कि रोज के बिलियंस ऑफ व्यूज हो रहे हैं यूट्यूब के खाली। और टीवी, मेन स्ट्रीम मीडिया है ना, इसको अब पब्लिक इतना नहीं देख रही जितना सोशल मीडिया और यूट्यूब वगैरह से लोग देख रहे हैं। एक मिसाल है कि मैंने आज सुबह अपने चैनल पे एक वीडियो लगाई, 1.5 लाख व्यू हो गए। अब 1.5 लाख आदमियों ने बैठ के अपनी मर्जी से देखा है, क्योंकि बिल्कुल। मीडिया में आपके पास चॉइस नहीं, आपने चैनल लगाया, आपको जो चल रहा है देखना है। लेकिन यहाँ पे लोग अपनी चॉइस से, अपनी मर्जी से देख रहे हैं। तो और दूसरा, उनको पता है कि सोशल मीडिया के, जैसे अंजू जी हैं, अंजू जी एक प्रोग्राम करती हैं तो उस पर आधा पौना दिन पूरा लगा के रिसर्च करती हैं, क्योंकि उनको पता है कि मैंने एक चीज गलत इश्यू कर दी ना तो मेरे आधे फॉलोअर तो भाग जाएंगे, और बिल्कुल। आइंदा उनको कोई भरोसा नहीं करेगा। मेन स्ट्रीम मीडिया को ये मसला नहीं है, वो मिर्ची मसाले लगा के टीआरपी के चक्कर में पता नहीं क्या क्या चला देते हैं। फिर पब्लिक इसमें इंटरेस्टेड नहीं है कि शाहरुख के कुत्ते ने आज के कौन से बिस्किट खाए, सलमान खान के कुत्ते ने आज कौन से इलाके में वॉक की, क्योंकि मीडिया ये चीजें चलाता है। आम आदमी जो सीरियस व्यूअर है, उसको अपनी मर्जी की न्यूज ढूंढने के लिए सोशल मीडिया मौजूद है। वो जाता है, जिन जिन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया है, देखता है कि किसने क्या प्रोग्राम लगाया, हाँ ये टॉपिक अच्छा है, फौरन उसने वो व्यू देख लिया। ये सोशल मीडिया इस वक्त जा रहा है, बिल्कुल आपकी बात सही है। और यह है कि आपने आटे की मिसाल दी, तो 260 रुपया है इस वक्त पीओके में, बताइए। 260 रुपया किलो है। और आप पीओके को छोड़ें, मुझे आज किसी ने बड़ी इंटरेस्टिंग एक पोस्ट भेजी। उसने कहा कि एक बॉर्डर है वाघा का, वाघा अटारी। अब आप, अटारी भारत का गांव है बिल्कुल बॉर्डर पे, और इस तरफ आप आ जाएं, लाहौर का एक गांव है बिल्कुल बॉर्डर पे। लाहौर के गांव में आटा 260 रुपया है, अटारी के गांव में आटा 30-40 रुपया है। वो पूछ रहा है कि, मासूमाना एक सवाल है मेरा, कि एक ही जमीन है दोनों, क्योंकि 4 किलोमीटर के फासले पे दोनों गांव हैं, बिल्कुल। एक ही जमीन है, एक ही खेती है, मौसम एक ही है, जमींदार भी वही पंजाबी है। ठीक है, ये कन्वर्टेड होके नकली हो गए, लेकिन जमींदार भी एक है। तो फिर ये फर्क आपकी राजनीति का है, कि भारत में सरकार आम आदमी का सोचती है, पाकिस्तान में सरकार आर्मी का सोचती है। और ये बताइए कि जो बीबीसी ने एक सीरीज बनाई थी जिसको लेकर काफी बवाल हुआ, अब तो वो यूट्यूब से हटा भी दी है, पीएम मोदी को लेकर जो बनाई थी, ये जो इंटरनेशनल स्तर पर एक तरह से भारत को बैश करने की जो बीबीसी की नीति रही है, इसको लेकर इसे किस तरह से देखा जाए? देखें, मैंने पिछले साल कुछ प्रोग्राम किए थे रिसर्च करके काफी, क्योंकि मैं 94 से यूनाइटेड नेशंस जाता हूं। मैं इंटरनेशनल थिंक टैंक्स और इंटरनेशनल लॉबिंग की चीजों से बहुत गहराई से वाकिफ हूं, 29 साल हो गए मुझे। मैंने एक चीज नोट की है कि पाकिस्तान है ना, मिलियंस ऑफ डॉलर इंटरनेशनल लॉबिंग पे लगाता है, और मुख्तलिफ थिंक टैंक्स, फिर मुख्तलिफ पार्लियामेंट्स, यूरोपियन पार्लियामेंट है, ब्रिटिश पार्लियामेंट है, अमेरिकन कांग्रेस है, अमेरिकन सेनेट है, सब में कुछ पार्लियामेंट मेंबर्स को, कुछ कांग्रेसमैन को खरीदा हुआ है, क्योंकि बिकता है, सब बिकता है। कुछ मेंबर्स को खरीदा हुआ है। अभी पिछले महीने यूरोपियन पार्लियामेंट की वाइस प्रेसिडेंट के घर पे छापा पड़ा ब्रसल्स में, वहां से लाखों यूरो निकले, उनको गिरफ्तार किया गया। 5 मेंबर्स ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट गिरफ्तार हुए। पता चला वो कतर ने इनको ये पैसे दिए थे, कतर में वर्ल्ड कप कराने के लिए, लॉबिंग करने के लिए। ये है लॉबिंग का सिलसिला। पाकिस्तान और अमेरिका में अमेरिकन मुस्लिम कांग्रेस है, इंडियन अमेरिकन मुस्लिम कांग्रेस है, सब में आपको जमात इस्लामी पाकिस्तान के लोग नजर आएंगे, वो बाकायदा लॉबिंग करते हैं। अब आ जाते हैं बीबीसी की तरफ। तो देखें, बीबीसी को देखता कौन है? मुझे मेरे कई व्यूअर्स ने मैसेज किया कि आप इस पे प्रोग्राम करें, तो मैंने उनको यही जवाब दिया कि बीबीसी को कोई नहीं देखता था, इसको बिल्कुल व्यूअरशिप नहीं थी, लेकिन हमारे हिंदू भाइयों से गलती हो गई, हमने इसको इतना प्रोग्राम को पब्लिसाइज कर दिया कि दुनिया के हर मुसलमान, हर हिंदू ने वो प्रोग्राम देखा। बीबीसी की टीआरपी चली गई टॉप पे, क्योंकि कोई देखता नहीं था और सब देखने लगे।
भाई आपको पता है ना कि आपका प्राइम मिनिस्टर क्या है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी क्या है, तो फिर आपको उसको देखने की जरूरत क्या है? जो एक झूठ का पूरा बंडल है, उसको आप देख रहे हो। दूसरा ये है कि एक बात आप याद रखिएगा कि ये जो पुराने अंग्रेज हैं ना, ब्रिटिश, वो आज भी सुपरमैसिस्ट हैं, व्हाइट सुपरमैसी के ऊपर। और वो इस बात को हजम नहीं कर पा रहे कि वो इंडियंस जो कल को हमारे गुलाम थे, जिनके ऊपर हम रूल कर रहे थे, वो आज हमारे कॉरपोरेट सेक्टर में छाए हुए हैं। आज दुनिया की सारी बड़ी कॉरपोरेट का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? इंडियन ओरिजिन। आज आईटी सेक्टर पूरा यूरोप अमेरिका का इंडियन फैला हुआ है, उधर इंडियन छाया हुआ है। इंग्लैंड में 2% पॉपुलेशन इंडियंस की है, लेकिन 16% टैक्स के जो पूल, 16% इंडियन टैक्स दे रहे हैं। फर्क देखें। फिर आप ये देखें कि 4% मुसलमान हैं इंग्लैंड में, 1% भी टैक्स में नहीं है। दूसरा सिनारियो देखें कि 2% इंडियंस हैं, जेलों में 0.4% इंडियन है। 4% मुस्लिम पॉपुलेशन है, जेलों में 22% मुस्लिम है। तो फिर आज का गोरा ये देख रहा है कि यार ये इंडियन तो हमारे सर पे आके बैठ गए, कल को हमारे गुलाम थे। वो व्हाइट सुपरमेसी, जिसको आप रेसिस्ट कह लें, कुछ भी कह लें, वो आज भी इनके दिमागों में है। वो बीबीसी का प्रोग्राम, एक तरफ पाकिस्तान की थोड़ी इन्वेस्टमेंट, दूसरा इसमें व्हाइट सुपरमेसी का काम है। और बीबीसी को पता था कि अगर मैं मुसलमानों के खिलाफ प्रोग्राम करूंगा या पाकिस्तान के खिलाफ, तो हमारे बीबीसी को आग लगा देंगे। लेकिन इंडियंस तो कभी वायोलेंस करते नहीं है, तो कर लो, हमारी टीआरपी भी बढ़ जाएगी। अब हर आदमी बीबीसी बीबीसी कर रहा है, लेकिन उसमें झूठ के अलावा कुछ भी नहीं था। और ये एक इंटरनेशनल लॉबिंग है, खाली बीबीसी नहीं है। आप मुझे ये बताएं कि एक से एक भारत में जर्नलिस्ट हैं। वॉशिंगटन पोस्ट को कौन मिला हुआ है? राना अयूब, अरफा खानम शेरवानी। क्यों? और भारत में कोई है नहीं। आप मुझे राना अयूब का पूरा 10 साल की या 20 साल की जर्नलिज्म निकाल के दिखा दें, सिवाय हिंदू मुस्लिम के इसने कभी कोई खबर बताई है? और उसमें भी कन्हैया लाल के मरने पे, उसका सर तन से जुदा करने पे एक ट्वीट नहीं करेगी, लेकिन किसी मुसलमान को सुई भी लग जाए तो हंगामा खड़ा कर देगी। तो ये है सारा। हॉलैंड में कुरान जलाया गया, उस पर राना अयूब को बेचारी को नींद नहीं आ रही, वो स्विमिंग पूल में लेट कर उसको तकलीफ हो रही है। लेकिन पाकिस्तान में मंदिर टूटा, उस पर उसको कोई मसला नहीं हुआ। मैं उसकी हिपोक्रेसी की हाइट देख रहा था कि जब बंगलोर में एक हिजाब वाला मसला हुआ था, तो वो ट्वीट करती है कि आई स्टैंड विथ हिजाब, और फिर अगली ट्वीट करती है इंजॉइंग विथ फैमिली इन केरला स्विमिंग पूल। यार व्हाट द हिपोक्रेसी यार, हद है। दूसरों के लिए हिजाब चाहिए, अपने लिए नहीं चाहिए। बताएं। ये तो खैर इस तरह की एक लंबी चौड़ी जमात है यार, सब जो हिंदुस्तान के ही जर्नलिस्ट हैं, जो कि यहाँ पर अभी एक चीज होगी, इतना लंबा आर्टिकल आप देखो, न्यूयॉर्क टाइम्स से लेके वॉशिंगटन पोस्ट, वॉल स्ट्रीट जर्नल, इन सब में छप जाता है। आदमी हैरान रह जाता है कि इतनी जल्दी कैसे वहां पहुंच गया। लेकिन फिर ये इकोसिस्टम ही ऐसा है। मैं इसीलिए मैंने आपसे बीबीसी वाला सवाल पूछा कि ये इकोसिस्टम किस तरह से भारत को बैश करने के काम में लगा रहता है। लेकिन चलते चलते मैं आपसे यही समझना चाह रही हूँ कि पाकिस्तान में आप क्या देख रहे हैं? आपको लग रहा है कि आर्मी फिर से टेक ओवर करने की तरफ बढ़ रही है? आर्मी के पास और कोई रास्ता नहीं है। अब किसी के पास कोई रास्ता नहीं है। और अमेरिका भी आर्मी को फिर मजबूर होकर कहेगा कि आप टेक ओवर कर लो। लेकिन वॉट एवर इज द सिचुएशन, आपको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की लास्ट वीक की रिपोर्ट जहन में रखनी होगी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट आई है, ग्लोबल रिस्क में से उसने पाकिस्तान के ऊपर 6-7 पेज की एक रिपोर्ट बनाई है। और उसमें बताया है कि पाकिस्तान इस वक्त टोटल इकोनॉमिक क्राइसिस में है, डिफॉल्ट का पूरा चांस है। और सबसे अफसोस की बात यह है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कह रहा है कि सबसे अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान की सरकार के पास कोई फॉर्मूला नहीं है, इससे बाहर निकलने का कोई प्लानिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने यह तक कहा है कि 2023 में पाकिस्तान के डिसमेंबर होने के भी खतरा बढ़ गया है, क्योंकि अब हम उस टॉपिक को ले नहीं सके। बलोचिस्तान और केपीके में जो पाकिस्तान आर्मी की जंग चल रही है, टीटीपी के साथ, बलोचों के साथ,
फिर ईरान के बॉर्डर से उस तरफ ईरान से लास्ट वीक पाकिस्तान में हमला हुआ है, पाकिस्तान के एक मिलिट्री कन्वॉय के ऊपर। ईरान कह रहा है कि टेररिस्टों ने किया है, लेकिन इतना सख्त बॉर्डर है, इतनी आर्मी बैठी हुई है ईरान के अंदर, तेहरान में क्यों टेररिज्म नहीं हो रहा, इधर से कैसे हो रहा है, समझने की चीजें हैं। फिर तालिबान अफगान गवर्नमेंट जो है उसकी तरफ से कई बार हमले हो चुके हैं पिछले 2 महीने के दौरान पाकिस्तान के अंदर। फिर टीटीपी, फिर बलोच आजादी, फिर सिंधु देश की आजादी। मतलब ये कह सकते हैं आरिफ साहब कि पाकिस्तान चौतरफा घिरा हुआ है और अब बचने का कोई रास्ता नहीं है, और एकमात्र रास्ता जो आपको भी दिख रहा है वो यही लग रहा है कि आर्मी टेक ओवर कर सकती है। लेकिन मैं आपसे फिर इस मुद्दे पर दोबारा चर्चा करूंगी, और अब आपसे मैं आपको डिस्टर्ब करते रहूंगी। जी, एनी टाइम, मोस्ट वेलकम, थैंक यू वेरी मच। और आपने बहुत विस्तार से जो पाकिस्तान के हालात पर चर्चा की, बहुत अच्छी जानकारी हमें दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। धन्यवाद अंजू जी।